स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए शायद थोड़े कठिन होंगे, तो वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं या समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप समझने की कोशिश करें, बट कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मेडिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कठिन होंगे। दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करके रखे हैं। इस सर्किट में आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और इस सर्किट में भी पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 13 सभी कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में, ऑल कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैराड। तो ये 13 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और ये 17 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दे आर इन पैरेलल। ध्यान से देखिए, ये प्लेट ए से कनेक्टेड है, ये प्लेट भी ए से कनेक्टेड है। ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ये प्लेट और ये प्लेट भी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ये सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हुए। सिमिलरली ये दोनों कैपेसिटर भी पैरेलल में। ये ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया, ये दोनों प्लेट एक साथ बी पे बंधे हैं और ये दोनों रेड प्लेट भी एक साथ बंधे हुए हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 13 और 17 30 माइक्रोफैराड हो गया और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो इस सर्किट को मैं वापस ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ। ए से ये 13 और 17 30 माइक्रोफैराड, उसके बाद एक 5 माइक्रोफैराड और उसके बाद ये 1 और 1 2 ये 2 माइक्रोफैराड। ऐसा करने से अब आप इसको बेसिकली भूल गए, इसको भी भूल गए। और इस 10 माइक्रोफैराड को अगर देखें तो ये इस पॉइंट से बी के बीच में कनेक्टेड है। ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट, यहाँ से बी के बीच में एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। सिमिलरली ये जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का, ये ए से इस पॉइंट तक कनेक्टेड है। ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। ये 1 और 1 को हमने पैरेलल में 2 लिखा था। एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल बी है। तो यहाँ से ए के बीच में एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। आप में से कुछ लोग ने जो पीछे के लेक्चर्स को केयरफुली फॉलो किया होगा वो समझ जाएंगे कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ पी और क्यू। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। ए से चले पॉइंट ए से चले 30 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर मिला और पहुँच गए पॉइंट पी पर। पी से चले 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर मिला और पहुंच गए बी पर। ए से पी 30, पी से बी 10। ऐसे ही इस रास्ते से चलें। ए से क्यू के बीच में 6, ये पॉइंट क्यू है, ये 6 माइक्रोफैराड और क्यू से बी के बीच में 2 माइक्रोफैराड और P और Q के बीच में ये 5 माइक्रोफैराड है। ये ऐसा सर्किट है और ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि 30 और 10 का रेशियो 3 है और 6 और 2 का रेशियो भी 3 है। तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये एक बैलेंस ब्रिज है।
इसलिए हम इस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हटा सकते हैं। 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। पॉइंट P और पॉइंट Q सेम पोटेंशियल पे 2 पॉइंट। तो आप इसके आगे ड्राइंग बना सकते हैं। मैं यहीं पे इस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग आप ऐसा बना लें। अब ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों भी सीरीज में हैं, और फिर इनका इक्विवेलेंट दोनों को पैरेलल में जोड़ के आप आसानी से पा सकते हैं। तो ये अब आप आगे खुद से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ एक अलग से कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। इस 7 माइक्रोफैराड को अगर आप भूल जाएं, इस पॉइंट का नाम C दे दें, तो A से C के बीच में ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। नहीं दिख रहा है? A से C के बीच में ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ध्यान से देखो, नहीं दिखा? तुम ऐसा बनाते हो व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो, ध्यान से देखो। 6, 3, 10, 8, 4। A से C के बीच में सेम सर्किट। सर्किट बनाने वाले ने क्या किया है? 6 और 3 जैसे तुम्हें दिख रहे हैं वैसे ही हैं। ये पॉइंट P, ये पॉइंट P। उसने किया सिर्फ इतना है आपको तकलीफ देने के लिए कि जो 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसको यहाँ रख दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं रखें, पॉइंट A का नाम ये रखें या इस पॉइंट का नाम A रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर होना चाहिए, और इस वायर को थोड़ा सा घुमा दिया। उसी तरीके से ये जो 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, C इस पॉइंट का नाम दिया और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को यहाँ रख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वायर को बेसिकली इस प्लेट से जो वायर निकला उसको यहाँ लाना है Q पे। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ ऐसा किया, ऐसे लगा दिया इसको। एक ही बात है। अब ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, देखिए। इस पॉइंट को Q बोलें, इसको Q बोलें, इसको Q बोलें, इसको Q बोलें, एक ही बात है। इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को थोड़ा यहाँ रखिए, 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को यहाँ रखिए, और इस वाली वायर को थोड़ा ऐसे घुमा के बना दें, तो ये ड्राइंग ऐसी बन गई। पर इसेंशियली कनेक्शन तो वही है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डायरेक्टली ऐसे जोड़ सकते हैं। इस कैपेसिटर को यहाँ की बजाय हम यहाँ लगा सकते हैं, और इस कैपेसिटर को यहाँ की बजाय हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इससे अब आपको ये साफ साफ एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लगा, और ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि 6/3 8/4 के इक्वल है। तो फिर से ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें आप इस 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को हटा सकते हो, और ये जो 7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, अगर आप ध्यान से देखो तो C के बाद B तक एक 7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ऐसे लगा दिया गया है। तो फिर से बहुत सिंपल है, ये आपने हटा दिया, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, इनका इक्विवेलेंट पैरेलल में, उस पैरेलल के साथ ये सीरीज़ में। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ 7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही थोड़े से एग्जैक्टली वो नहीं दिख रहा है। सर्किट जो आपने पढ़ा है थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, और आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे तो उसमें एक बार ज़रूर आपको तलाशना है कि वेदर देयर इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट, and if it is a balanced bridge then question gets simplified a lot.
तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढने के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं, सपोज देर आर 1 2 3 4 5 parallel plates, metallic plates of identical dimension. Each plate has surface area S and separation between any two consecutive plates is D and surface area of each plate is S. There are 5 parallel metal plates. Now let me number them. This is plate 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. All odd numbered plates, that means alternate plates, are connected to positive terminal of the battery, something like this. 1, 3 and 5, they have been tied together at a point, and this point is connected to positive terminal of a battery. Similarly, the even numbered plates 2 and 4, they are connected to some other point, they are connected together using conducting wire, and this particular terminal is connected to negative terminal of the battery. So all odd number plates are connected together, they have been tied together, and all even number plates have been tied together. Separation between the plates is any two consecutive plate is D. So the question might ask you to find equivalent capacitance between points A and B. It might ask you to calculate the charge on any of these plates. For example, the question may ask you what is charge on plate number 2. The question may ask you how much charge is supplied by the battery to this plate system. Now the fact is that charges are arranged on the plates of this system such that electric field is 0 inside the meat of each and every plate. Electric field must be 0 inside the meat of each and every plate. That is the basic principle following which the charges will arrange themselves on these 5 plates. But calculating it that way may become tedious. What we can do is we can imagine 1, 2, 3, 4 number of parallel plate capacitors in this system. हम यहाँ पे 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो कैपेसिटर का एक सिंपल सा ये सर्किट है और उस सर्किट को जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज किया, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली में 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो, प्लेट 1 और प्लेट 2, प्लेट 1 का लोअर सरफेस और प्लेट 2 का अपर सरफेस। आपके समझने के लिए मैं इन प्लेट को थोड़ा ऐसे थिकनेस दे देता हूँ, आप मेरी बात को समझेंगे। ऐसे इस प्लेट के अपर वॉल पे और इस प्लेट के लोअर वॉल पे जो चार्ज है वो एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। सिमिलरली इसके लोअर प्लेट, लोअर सरफेस और इसके अपर सरफेस पे जो चार्ज है ये और ये मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। और इस प्लेट के सरफेस पे, लोअर सरफेस पे जो चार्ज है और इसके अपर सरफेस पे जो चार्ज है ये और ये मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। इसके लोअर सरफेस पे जो चार्ज है और इसके अपर सरफेस पे जो चार्ज है ये मिल करके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। आप इस प्लेट सिस्टम को दोबारा से रीअरेंज करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो 1 और 2 के जो
फेसिंग सरफेस हैं, एक दूसरे को फेस करने वाले सरफेस हैं, इनके बीच में एक कैपेसिटर है। अब 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, मैं इसको 3, 2। 3 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, 3, 4। और 4 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, 5, 4। ऐसे बनाता हूँ। ये मैंने 4 कैपेसिटर बनाए हैं। ध्यान दीजिए, प्लेट 1, 3 और 5 सेम पोटेंशियल पे है। इनफैक्ट 1, 3 एंड 5 दे हैव बीन टाइड टू वन सिंगल पॉइंट। तो प्लेट नंबर 1, 3 और 5 they all are connected together to this point A. Similarly, plate number 2, 4 they are connected together to this point B. अब आपको दिखेगा कि ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B लाइक दिस। मैंने बहुत प्रिकॉशन लेके ऐसी ड्राइंग बनाई जिसमें प्लेट 1, 3 और 5 को एक तरफ रखा और 2 और 4 को एक तरफ रखा, क्योंकि 1, 3 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको फिर कनेक्ट करके दिखाना ड्राइंग में आसान होगा। अगर मैंने ऐसे किया होता 1, 2 एक कैपेसिटर, फिर 2, 3, 2 और 3 के बीच में दूसरा कैपेसिटर, तो कनेक्शन बहुत उलझा हुआ हो जाता, क्योंकि 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है। एक वायर ऐसे आती, 2 ये दोनों सेम प्लेट हैं। बेसिकली यहाँ जो 2 है वो 2 का अपर सरफेस को डिनोट कर रहा है, और यहाँ जो 2 है वो 2 के लोअर सरफेस को डिनोट कर रहा है। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये दोनों तो एक ही पोटेंशियल पे पॉइंट है, दे आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट बी। तो अब मैं अगर ऐसा ड्राइंग बनाता तो फिर वायर मेरा कनेक्ट होकर ऐसे जाता है, काफ़ी उलझा हुआ कनेक्शन हो जाता और फिर सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आता। तो प्रिकॉशन हमने सिर्फ इतना लिया कि जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं उनको कोशिश किया एक तरफ रखने की, जिससे उनको आपस में कनेक्ट करके दिखा सकूं। तो बेसिकली ये 4 कैपेसिटर का सिस्टम है, और चारों कैपेसिटर में हर एक का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया S बाई सेपरेशन D। ये सेपरेशन D है, प्लेट का एरिया S है। तो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये, तो इक्विवेलेंटली ये 4C कैपेसिटेंस है, C, और ये एक बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, बता सकते हैं। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो चारों कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस, चारों कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो C इंटू V के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, चार्ज की वैल्यू C इंटू V के इक्वल। इस पे भी उतना ही चार्ज होगा, इस पे भी उतना ही चार्ज होगा, और इस पे भी उतना ही चार्ज होगा। चारों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4C है, जहाँ C का मीनिंग ये। अब देखो, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि इस प्लेट के अरेंजमेंट में व्हाट इज चार्ज ऑन प्लेट 1, तो प्लेट 1 सिर्फ एक जगह पे है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है CV। तो इस प्लेट 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Q मतलब CV। प्लेट 2 के ऊपर कितना चार्ज है, इसको देखिए, प्लेट 2 2 बार आता है, -Q और फिर से -Q। तो एक्चुअली इस प्लेट के इस सरफेस पे और इस सरफेस पे दोनों पे -Q चार्ज है। तो प्लेट 2 पे टोटल चार्ज अगर पूछा जाए तो -2Q है। अपर वॉल पे -Q और ये +Q मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। लोअर वॉल पे -Q और इसके सामने प्लेट 3 पे +Q, ये मिलकर के एक कैपेसिटर बना रहा है। प्लेट 3 के ऊपर +Q और +Q 2 बार है, इसके लोअर सरफेस पे भी +Q चार्ज है। प्लेट 3 पे टोटल चार्ज +2Q है, जहाँ Q का मतलब C इंटू V है।
3 के सामने जो प्लेट है उस पर माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। प्लेट 4 2 बार आता है, दोनों बार उस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू। प्लेट 5 एक बार आता है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज। इन आउटर वॉल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस सिस्टम को हमने अगर सेट ऑफ कैपेसिटर्स, अ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के तौर पे समझा, तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो बड़े आसानी से समझ में आ गए। नहीं तो हमें हर प्लेट की मीट में फील्ड 0 करना है, ऐसा सोच के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा सोचने में टीडियस हो सकता है। तो ये ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जब भी ऐसे ऑल्टरनेट प्लेट्स एक जगह कनेक्टेड हो, 1 3 5 7 एक साथ और 2 4 6 ये सब एक साथ कनेक्टेड हो, तो कैपेसिटर्स ऐसे ही पैरेलल में होते हैं। जितने प्लेट हैं, 5 प्लेट हैं, उससे एक कम चार्ज कैपेसिटर हैं। अगर 7 प्लेट होते तो 6 कैपेसिटर होते, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हो। एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं और प्लेट्स की अरेंजमेंट पे लेता हूं, जो देखने में काफ़ी डिफरेंट लग सकता। देखिए, ये 4 पैरेलल प्लेट्स हैं। इनका नाम 1 2 3 4 रख देते हैं और चारों प्लेट आइडेंटिकल हैं और एनी 2 consecutive plate is separated by distance d. Surface area of each plate is S once again. This particular plate is grounded. This plate is also grounded. इसको ground से connect किया हुआ है and by some means, किसी तरीके से plate 2 was supplied a charge plus Q. प्लेट 2 को एक Q चार्ज सप्लाई किया गया, ऐसा मान लीजिए। किसी तरीके से प्लेट 2 को आपने चार्ज Q सप्लाई कर दिया। अब हमें बताना है कि इनमें से हर एक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा। व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच ऑफ दीज प्लेट्स। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो आप कैसे आंसर करेंगे? व्हाट विल बी चार्ज ऑन each of these plates if only one plate has been supplied charge from outside and plate 2 is having charge Q. All other plates were originally neutral. Now plate 2 is given a charge Q. That is the question. First thing, it does not look like a circuit. There is no closed loop. ये गलत है. Actually there is a closed loop. These 2 plates are grounded. Grounded means they are connected to ground. Ground, earth is a conductor. So basically, plate 1 and 4 are connected through the earth. The earth itself is a very good conductor. So these 2 plates, plate 1 and plate 4, both of them are connected to earth. They are same point. So actually में यहाँ ऐसा सर्किट क्लोज करके नहीं दिखाया गया है, बट यू कैन ऑलवेज क्लोज इट बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर सेम पॉइंट्स। यहाँ बहुत बड़ी अर्थ से कनेक्ट कर दिया है दोनों को, तो दे आर कनेक्टेड पॉइंट्स। नाउ वंस अगेन, ये 4 पैरेलल प्लेट देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। मैं ये सोचने की कोशिश करूँगा कि ये एक ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है। So essentially there are 3 capacitors. Plate 1 और 2 के बीच में एक है, 2 और 3 के बीच में एक है और 3 और 4 के बीच में एक है। Now I need to understand how these capacitors are grouped. जैसे पिछले क्वेश्चन में I found that there were 4 capacitors and all of them were connected
इन पैरेलल टू वन अनदर। यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, हाउ आर दे एग्जैक्टली कनेक्टेड टू वन अनदर? दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू understand first. If you understand this, you will be able to do this question quite easily. For a moment, you can pause the video and give it a try. थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो वीडियो को ज़रूर पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। देखो, प्लेट नंबर 2 जो है उसके 2 वॉल हैं। इस वॉल पे जो चार्ज है वो प्लेट 1 के इस चार्ज के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा। प्लेट नंबर 2 के इस वॉल पे जो चार्ज है वो प्लेट 3 के इस वॉल के चार्ज के साथ एक दूसरा कैपेसिटर बनाएगा। सिमिलरली 3 के इस वॉल पे जो चार्ज है वो 4 के साथ एक और कैपेसिटर बनाएगा। हमें फिगर आउट करना है कि ये कैपेसिटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। इसके लिए मैं फिर से इसको कुछ ऐसा रीड्रॉ करता हूँ, कनेक्शंस आसानी से दिखा सकें। 1 and 4 are basically same plates, you can say they are connected to same point. उनको एक तरफ रखना बहुत ज़रूरी लग रहा है। 1 और 4 को एक साथ रखना शायद ज़रूरी लग रहा है। सिमिलरली प्लेट 2 के जो 2 वॉल हैं, 2 2 बार आएगा, एक 1 के साथ एक 3 के साथ। तो प्लेट 2 के दोनों वॉल हम आसानी से कनेक्ट कर सकें ऐसा ड्राइंग बनाना होगा। कुछ ऐसा, शायद कुछ ऐसा देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ। 2 1 और 2 3। Now 3 4 and I am done. It's like this. थोड़ी देर के लिए खुद समझने की कोशिश करो कि ये सर्किट ऐसा है। 1 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। 2 का ये वॉल यहाँ है और 2 का ये जो पीठ है, ये वॉल, वो 3 को फेस कर रहा है। 3 एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसका किसी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, उसको किसी ने कोई चार्ज नहीं दिया, उस पर नेट चार्ज 0 है। 3 4 के साथ कनेक्टेड है। तो ये 3 के जो दोनों वॉल हैं, ये और ये सरफेस 2 के सामने और ये सरफेस 4 के सामने। तो 3 पे नेट चार्ज 0 है, मतलब इन दोनों प्लेट पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, पक्की बात। प्लेट 2 को Q चार्ज दिया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि Q में से कितना इधर है और कितना इधर है। मान लेते हैं यहाँ X है, यहाँ Q माइनस X है। दैट मीन्स प्लेट 2 और 1 मिलके जो कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, इन पे चार्ज X है। इस वॉल पे X, तो इस पे माइनस X होगा, पक्की बात है। 1 पे माइनस X होगा। प्लेट 2 का जो दूसरा वॉल है, जो 3 को फेस कर रहा है, उस पे Q माइनस X चार्ज है, तो पक्का इस वॉल पे Q माइनस X निगेटिव होगा। और प्लेट 3 ओवरऑल न्यूट्रल है, तो जितना चार्ज यहाँ है उसका इक्वल और अपोजिट चार्ज यहाँ पे है। तो यहाँ Q माइनस X चार्ज अगर निगेटिव है, तो प्लेट 3 के इस वॉल पे एकदम कंफर्म Q माइनस X पॉजिटिव चार्ज है। उतना ही चार्ज निगेटिव यहाँ होगा। या मोटे तौर पे आप बोल सकते हो कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इन दोनों पे सेम ही चार्ज होगा। इन दोनों प्लेट पर मिलाकर कुल चार्ज 0 होना चाहिए। प्लेट 4 और प्लेट 1 को अगर ध्यान से देखें, इस पे निगेटिव Q माइनस X और इस पे निगेटिव X चार्ज है। तो 1 के ऊपर चार्ज और 4 के ऊपर चार्ज, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, माइनस एक्स और ये माइनस ऑफ Q माइनस X, दिस इज नॉट 0, दिस इज निगेटिव ऑफ Q माइनस X और ये माइनस X, दिस इज नॉट 0, वॉट एवर इट इज बेसिकली Q। तो इस प्लेट 1 और 4 के ऊपर Q चार्ज कहाँ से आया? प्लेट 1 और 4 को चार्ज की कोई कमी नहीं है, दे आर कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड टू मेक देयर पोटेंशियल 0, ग्राउंड विल सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ चार्ज टू देम। सो प्लेट 1 और 4 पे चार्ज कहाँ से आया, ये सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है चार्ज। ठीक है,
प्लेट 1 और 4 का पोटेंशियल जीरो करने के लिए ग्राउंड ने उनको चार्ज दिया, प्लस इट हैज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हैज़ टू एंश्योर कि प्लेट की मीट में हर जगह फील्ड जीरो हो। ऐसा अरेंजमेंट होने से सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। अब ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें ये दोनों सीरीज में और ये उसके साथ पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में और ये उसके साथ पैरेलल में। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए। इसको मैं फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये कैपेसिटेंस C है, C का मतलब है एप्सिलॉन नॉट S बाई डी, और जो नीचे कैपेसिटेंस है C और C सीरीज में C/2 लिख देता हूं भाई। इस कैपेसिटर पे चार्ज है X और इस कैपेसिटर पे चार्ज है, इन दोनों का इक्विवेलेंट, उस पे चार्ज है Q माइनस X। ऐसा ही सर्किट है। अब दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज Q माइनस X अपॉन C/2। ये दोनों सेम होने चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें X मिल जाएगा। ये C कैंसिल हो गया और ये बन गया X इज इक्वल टू 2Q माइनस 2X। सो X इज इक्वल टू 2Q/3। So X is equal to 2Q/3 means you know charge on each and every plate। सभी प्लेट के ऊपर जो चार्ज हैं वो X के टर्म्स में है, आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। प्लेट 3 पे तो टोटल चार्ज जीरो रहेगा ही। प्लेट 3 के इस वॉल और इस वॉल पे कितना चार्ज है पूछने से आप बता सकते हो, नेगेटिव ऑफ Q माइनस X और पॉजिटिव ऑफ Q माइनस X। Q माइनस X इज Q/3, तो यहाँ माइनस Q/3, यहाँ प्लस Q/3। प्लेट 1 पे कितना चार्ज है पूछने से X नेगेटिव माइनस 2Q/3। प्लेट 4 पे कितना चार्ज है पूछने से प्लेट 4 पे नेगेटिव ऑफ Q माइनस X। सो यू कैन राइट ऑल दी चार्जेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इंपॉर्टेंट बात, जब भी बहुत सारे प्लेट्स आपस में रखे हों और उनके ऊपर कुछ चार्जेस दिया हो या 2-4 प्लेट आपस में एक पर्टिकुलर तरीके से कनेक्टेड हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम इसको एक एज ए सिस्टम ऑफ कैपेसिटर सोच सकते हैं, क्या हम यहाँ पे कई सारे कैपेसिटर्स का ग्रुप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर किया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। ये एक कैपेसिटर्स का नेटवर्क है जो आप एक पिक्चराइज कर सकते हो एक लैडर के शेप में, एक सीढ़ी के जैसा है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ये नेटवर्क ऐसा ही चलता रहेगा। देयर आर मेनी सच लिंक्स, और कैपेसिटेंस की वैल्यू लेट अस से 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, इस इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट पता करना है पॉइंट ए और बी के बीच में। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ this grouping of capacitors? There are infinite number of ladders, there are infinite number of such links
in this circuit. चाहे तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। आपने शायद मैथमेटिक्स में कहीं कहीं ऐसे एक्सप्रेशंस देखे होंगे, लिखा है y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 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 x इनफाइनाइट टाइम्स। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेस हैं तो किसी एक एक्स को हटाने से ये क्वांटिटी अगर y है तो ये क्वांटिटी क्या है? ये भी तो y ही है। एक एक्स को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो this can be written as y is equal to x raised to the power y. Taking a clue from this one, can you attempt this question? If you can, if you want to think over it, pause the video and try it yourself. That is the hint. Okay, I am doing it here. Suppose the equivalent capacitance is C naught. Let the equivalent capacitance between A and B be C naught. Now, if I remove one ladder, from this infinite network, it should make no difference to the equivalent capacitance. It should make no difference to the circuit. जैसे यहाँ एक x हटा देने से इट मेक्स नो डिफरेंस, या ऐसा सोचो कि एक x ऐड कर देने से एक और x अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, तो विल इट बिकम समथिंग एल्स? नो, इट इज स्टिल y. सो आप एक लैडर रिमूव करने का सोचो या एक लैडर ऐड करने का सोचो। चलो ऐड करने का सोचते हैं, एडिशन आसान होता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक और लैडर अगर ऐड कर दूं, अभी जो इक्विवेलेंट है ए और बी के बीच में वो C नॉट है। इसके आगे एक और लिंक जोड़ देता हूं, वन टू। ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये जैसा सर्किट था वैसा ही है, नथिंग चेंजेस, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, नथिंग हैज़ बीन चेंज। सिर्फ मैंने ये किया कि यहाँ पे एक और ऐसा लैडर 1 और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस वाला मैंने एक और लैडर ऐड कर दिया। ऐड वन मोर लैडर, वन मोर ladder added to the circuit. Will it make any difference to the circuit? In fact, अगर मैंने आपको पहले ये सर्किट दिखाया और फिर बोला कि थोड़ा घूम के आइए आप, एक और लैडर मैंने कनेक्ट किया और फिर बुला के बोला देखो वही सर्किट है ना, तुम बोलोगे हाँ वही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में C नॉट है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस M और N के बीच में क्या होगा? C नॉट। आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। आपने अभी ये सर्किट देखा था, ये A और B नाम नहीं लिखे हुए हैं, आपने ये नेटवर्क देखा, आपको मैंने कहा लेट अस अज्यूम इसका इक्विवेलेंट C नॉट है। आपने कहा ठीक है मान लेते हैं, चलो इसका इक्विवेलेंट C नॉट होगा। मैंने कहा थोड़ा चाय पी के आओ, आप घूमने गए, मैंने यहाँ पे एक और लैडर जोड़ दिया, एक और स्टेप जोड़ दिया, आप चाय पी कर आए, आपसे मैंने पूछा देखो ये वही सर्किट है ना, इसका इक्विवेलेंट C नॉट ही होगा ना? तुमने कहा हाँ भाई ये तो वही सर्किट है, कोई फर्क है नहीं। M और N के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा? C नॉट। तो एक लैडर ऐड करने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं बदला। तो प्लीज समझिएगा, अब मैंने आपको बताया कि भाई देखो जब तुम चाय पीने गए थे तो मैंने एक्चुअली एक लिंक, एक लैडर और ऐड कर दिया था। तो तुम समझ गए कि अच्छा
इसका मीनिंग ये हुआ कि M और N के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C0 ही है, और इस नेटवर्क को मैं ऐसा दिखा सकता हूं। इसको मैं ऐसा रीड्रॉ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था इसका इक्विवेलेंट क्या है, लेट अस से C0, इसका इक्विवेलेंट C0 है। A और B के बीच में इस ग्रुप को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस C0 है। तो यहां भी इस पूरे को A और B के बीच में इस पूरे ग्रुप को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस C0 है। और इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे को एक C0 से रिप्लेस करने के बाद अभी भी M और N के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C0 ही होगा। कंफ्यूज हो गए? इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट C0। इसके आगे एक और लैडर लगा दिया, तुम्हें कोई फर्क महसूस होता है जब तक मैं ना बताऊं? आंसर है नहीं। तुमसे पूछूंगा इसका इक्विवेलेंट बताओ M और N के बीच में, तुम बोलोगे C0, क्योंकि तुमको इन दोनों सर्किट में कोई फर्क ही नहीं दिखता है। तो इसका इक्विवेलेंट C0। लेकिन आपको मैंने बताया कि मैंने एक लैडर ऐड कर दिया, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई इसको तो मैं C0 लिख ही सकता हूं। तो इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को मैं A और B के बीच में C0 लिख सकता हूं, और फिर इसका पूरे का इक्विवेलेंट फिर से C0 है। तो एक लैडर ऐड करने से या इवन एक लैडर रिमूव करने से इस नेटवर्क के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो ये 3 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट ये फिर से C0 है। थोड़ा सोच के देखिए। तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे? C0 और 2 पैरेलल में, C0 प्लस 2, इनको एक से रिप्लेस कर दिया, C0 प्लस 2, और उसके साथ ये 1 माइक्रोफैराड सीरीज में। चलो एक स्टेप और बना देता हूं, ऐसा, ये M, ये N, ये 1 माइक्रोफैराड, और इनका इक्विवेलेंट 2 प्लस C0। तो 2 प्लस C0 और 1 दोनों सीरीज में, इनका सीरीज इक्विवेलेंट होगा 1 2 प्लस C0 1 प्लस 2 प्लस C0, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और इक्विवेलेंट कितना है M और N के बीच में? तो आंसर है वही C0। इसका इक्विवेलेंट C0, इसका भी इक्विवेलेंट C0, लेकिन A और B के बीच में इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट ये भी C0। तो इस पूरे को हटा के यहां एक C0 लगाएं, अभी भी M और N के बीच में इक्विवेलेंट C0। ये दोनों पैरेलल में, उनको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट इतना हुआ, दिस इज इक्वल टू C0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C0 एंड यू कैन सॉल्व इट। C0 स्क्वायर प्लस 2C0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख लीजिएगा जरा, 3C0 C0 स्क्वायर 2 प्लस C0, सो C0 स्क्वायर प्लस 2C0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Solve this quadratic equation and you get the value of C0. Of course, C0 is minus 2 plus minus 4 plus 8 by 2, ऐसा होगा। So this becomes minus 2 plus minus 2 root 3 by 2। यहाँ पे माइनस साइन लेने का कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी निगेटिव एंड देयरफॉर इट इज √3 minus 1 microfarad. Please check the calculations. So this is how you can solve such questions, right?
बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल लगा तो पहले खुद से सोचो और फिर से वीडियो को पीछे जाकर देखो। ये मुश्किल नहीं है, तुम समझ सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये मुझे याद आता है कि बहुत पहले आईआईटी में कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 90s में या 80s में कभी पूछा होगा। दो कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के। इसको एक 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, अलग से वो दिखाया नहीं गया। इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया। ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये कैपेसिटर अलग से एक दूसरी बैटरी से चार्ज किया गया, 180 वोल्ट की बैटरी से, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट। तो नेचुरली आप समझते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव Q1, 3 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट पे चार्ज किया गया, 300 माइक्रोकूलम चार्ज है इसमें। और इस कैपेसिटर के ऊपर 180 वोल्ट पे 2 माइक्रोफैराड को चार्ज किया गया, 360 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पे। ये एक तीसरा 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है। इस स्विच को बंद करने के बाद, अभी ये कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। पहले इस बात को ही समझ लो कि चलो इसको भूल जाओ, 1 मिनट इसको भी हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्शन हटाओ इसको। अगर ये 2 कैपेसिटर ऐसे हम कनेक्ट कर दें जैसा अभी तुम्हें दिख रहा है, इसको और छोटा कर देते हैं आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, ये ऐसा सिर्फ इसको देखिए, तो इनके बीच में चार्ज की कोई लेन देन नहीं होगी। इस प्लेट और इस प्लेट पे जो चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। इस प्लेट और इस प्लेट पे जो चार्ज है, इसने भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। सिर्फ एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से जोड़ देने पे इनके बीच में चार्ज की शेयरिंग नहीं होगी। अगर यहां से कुछ चार्ज निकलकर यहां चला जाए, 1 मिनट मान ही लेते हैं, तो इसके और इसके ऊपर जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है वो गड़बड़ा जाएगा, और इसके मेटल की मीट के अंदर हर जगह फील्ड 0 नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ भी चार्ज गड़बड़ हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। ऐसा सोच लो। बेसिक बात है कि इस चार्ज ने इस चार्ज को अट्रैक्ट होल्ड करके रखा है। लेकिन अगर हम इनको ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसा लूप पूरा कर दें, इसको ऐसा कनेक्ट कर दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें ऐसा, तब चार्ज की शेयरिंग होगी। तब दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे और वो दोनों चार्ज का लेन देन करेंगे। जितना निगेटिव चार्ज ये छोड़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। इसके ऊपर, दोनों प्लेट के ऊपर हर समय इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। दोनों कैपेसिटर अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, तब ये चार्ज का लेन देन करेंगे, जिससे इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। अभी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, अभी 180 वोल्ट है। ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता, कैसे चार्ज का फ्लो होगा? आज तक आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी बल्ब जला के देखा होगा कि इसको बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये खुला हुआ, कभी करंट का फ्लो होता है क्या? जब तक लूप पूरा नहीं होगा चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तक लूप पूरा नहीं है चार्ज का फ्लो नहीं होगा ना। तो यहाँ चार्ज का फ्लो अभी नहीं होगा। इस कैपेसिटर के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, उसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। इसको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्या यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ चला जाएगा? आंसर है नहीं। जैसे ही स्विच को बंद करोगे, अब ये एक लूप पूरा हो जाएगा। अब चार्जेस का मूवमेंट अलाउड है, अब चार्ज मूव करेंगे। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस स्विच को डाउन करने के बाद, सर्किट कंप्लीट होने के बाद, तीनों कैपेसिटर पे अब कितना चार्ज होगा। तो हम स्विच बंद करके सर्किट को फिर से एक बार बनाते हैं, और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, वो इसलिए पूछा गया है कि स्टूडेंट ये करेंगे
स्टूडेंट पहले से ही तैयार बैठे हैं कि इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में मान लेते हैं। ये गलत है। दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड जरूर हैं, पर ये सीरीज में इसलिए नहीं है कि जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके ऊपर सेम चार्ज होना जरूरी है। इन दोनों प्लेट के ऊपर नेट चार्ज 0 है। इसको अगर आपने ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया है, इन दोनों प्लेट पे नेट चार्ज 0 है। इस पे +Q -Q, इस पे +Q -Q। सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर पे सेम चार्ज होते हैं, और जो बीच के प्लेट है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम, उस पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। इन दोनों पे सेम चार्ज नहीं है। इन दोनों प्लेट पे चार्ज अगर देखें मिला के तो ये 0 नहीं है, ये सीरीज में नहीं है। डोंट कंसिडर देम टू बी इन सीरीज। ठीक, अब ये सीरीज में नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करें कि किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? आंसर है, सबसे सेफ और सिक्योर मेथड ये हुआ कि हम मान लेते हैं, एक गेस करते हैं कि जैसे ही इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, लेट अस से ये पॉजिटिव प्लेट से Q चार्ज निकलकर इस प्लेट पे गया, ऐसा मान लेते हैं। इस कैपेसिटर ने अगर अपने पॉजिटिव प्लेट से Q चार्ज छोड़ा तो निगेटिव प्लेट से -Q छोड़ा, कंफर्म। प्लेट्स पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होंगे। -Q चार्ज का फ्लो ऐसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में सोचें तो +Q चार्ज का फ्लो ऐसा हुआ। इस कैपेसिटर ने +Q यहां से छोड़ा, -Q यहां से छोड़ा, जिसको हम उल्टा बोल के बोल रहे हैं कि ये +Q यहां गया। तो अगर यहां से +Q चार्ज चलकर यहां पहुंचा तो यहां से +Q चार्ज निकलकर यहां पहुंचा। इस प्लेट पर ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज था उसमें Q कम हो गया। इस प्लेट के ऊपर चार्ज था 360 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, उसमें से Q कम कर दीजिए। इस प्लेट पे चार्ज हो गया 360 - Q माइक्रो कूलम। इसने +Q यहां से दिया तो इस पे जो चार्ज था +300, उसमें से Q माइनस कर दीजिए इस पे। ध्यान से देखिए, इसके निगेटिव प्लेट पे भी उतना ही निगेटिव चार्ज हो गया। 300 निगेटिव चार्ज था, Q पॉजिटिव चार्ज आ गया या -Q चार्ज एग्जिट हो गया। तो 300 निगेटिव में से निगेटिव Q हट गया, तो निगेटिव कितना बचा? 300 - Q। तो इस कैपेसिटर पे 300 - Q पॉजिटिव निगेटिव 300 - Q चार्ज है माइक्रोकूलम। सिमिलरली इसने +Q चार्ज इसको दिया, इसके इस प्लेट से -Q चार्ज निकलकर जरूर यहाँ जाएगा। इसको पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में सोचें तो +Q चार्ज ऐसा फ्लो होगा। तो इस प्लेट के ऊपर भी जो -360 माइक्रोकूलम चार्ज था उसमें से -Q निकल गया, तो इस पे पॉजिटिव 360 - Q और इस पे निगेटिव 360 - Q ऐसा चार्ज होगा। और यहाँ से -Q निकला, इस पे गया, या +Q ऐसे आया, एक ही बात है। तो इस पे ऑफ कोर्स -Q चार्ज हो गया। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इस लूप में Q चार्ज का मूवमेंट हुआ। कैसे? यहाँ से Q चार्ज निकल कर यहाँ बैठ गया, यहाँ से -Q चार्ज निकल कर यहाँ बैठ गया, या +Q चार्ज यहाँ आ गया, जैसे सोचना है। जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसने यहाँ से दिया उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ से दिया, या इक्विवेलेंटली उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला होगा, उस पे कम हो गया। ओवरऑल अगर देखें कि कैपेसिटर को मन में ऐसा सोचें कि ये तो एक बॉक्सेस हैं, इनके अंदर क्या है मुझे दिखता नहीं, ये मुझे बाहर से सिर्फ 2 टर्मिनल दिखता है। ये वैसे ही है जैसे भाई बैटरी में आपको अंदर क्या है थोड़ी दिखता है, आप सिर्फ ये 2 टर्मिनल जानते हो। ऐसे ही कैपेसिटर है, कैपेसिटर देखने में ऐसे ही सिलेंडर के शेप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मिलेगा आपको। उसके 2 टर्मिनल हैं, तो उसके अंदर कुछ नहीं है या तुम्हें नहीं पता, 1 मिनट के लिए इग्नोर करो। तो हम देखते हैं कि पूरे लूप में Q चार्ज का फ्लो ऐसा हो गया। Q चार्ज चला, अंदर क्या हुआ इग्नोर करो। Q चार्ज आउटर वायर्स में सब में Q चार्ज ऐसा एक राउंड घूम गया, ऐसा लग रहा है। अब Q की वैल्यू कैसे निकालें?
सीरीज पैरेलल डर लगता है, सीरीज पैरेलल में अज्यूम करना बड़ा गड़बड़ हो सकता है। सबसे सेफ किरचॉफ्स लॉ। हम किसी भी एक पॉइंट को मार्क कर दें, जैसे इस पॉइंट का नाम रख दिया ए से घूम के ए पे आ जाए, लूप लॉ, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स और गेन्स इज इक्वल टू 0, या जैसा हम लोग लिखते हैं अपनी क्लास में वैसा लिख लेते हैं, वी ए का पोटेंशियल वी ए, आगे बढ़े, माइनस से प्लस, गेन, कितना गेन हुआ, चार्ज है 300 माइनस क्यू, कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफराड, ए का पोटेंशियल वी है, ये पोटेंशियल बढ़ा निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे ड्रॉप हुआ Q बाई 2 माइक्रोफराड, प्लस से माइनस ड्रॉप, आगे चले, माइनस से प्लस गेन, कितना 360 माइनस Q बाई 2, माइनस से प्लस 360 माइनस Q, चार्ज बाई कैपेसिटेंस 2, पहुंच गए ए पे, वी ए कैंसिल हो गया और आपको Q में एक इक्वेशन मिल गया जिससे आप Q कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बन गया बेसिकली 300 माइनस Q बाई 3 माइनस Q बाई 2 प्लस 360 बाई 2 माइनस Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा, इसको ऐसा लिख दे, बल्कि 100 माइनस Q बाई 3 180, ऐसा खुद से सिंप्लीफाई कर लो। तो ये Q बाई 3 प्लस Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 इज इक्वल टू 280 हो गया, ठीक है। तो ये 4Q बाई 3 280 हो गया, और Q जो है वो 73 जा 210 माइक्रोकूलम हो गया। तो Q की वैल्यू 210 माइक्रोकूलम हो गई। अब आप सभी कैपेसिटर पे चार्ज जानते हो, इस पे 210 माइक्रोकूलम, इस पे 360 माइनस 210 दैट इज 150 माइक्रोकूलम, और इस पे 300 माइनस 210 तो 90 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आप सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज लिख पाते हो। क्वेश्चन में फर्दर ये पूछा जा सकता है, शायद ऐसा ही कुछ पूछा गया था आईआईटी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, कि हाउ मच हीट विल बी डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, या कैपेसिटर सिस्टम में ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी, बाद में कितनी स्टोर है। तो अब आपको करना क्या है, इस पूरे कैपेसिटर सिस्टम में ओरिजिनल स्टोर्ड एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ से V स्क्वायर, हाफ से V स्क्वायर, और फाइनली इन तीनों कैपेसिटर्स में स्टोर्ड एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C जोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि ओरिजिनल जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो ज़्यादा थी, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कम है। तो जो डिफरेंस है इट हैज़ बीन लॉस्ट एज हीट। हीट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने स्विच बंद किया चार्जेस का मूवमेंट हुआ, और चार्ज जब सर्किट में दौड़ेंगे तो हमने समझा है कि हीट डिसिपेट होता ही होता है। तो चार्ज जब भी सर्किट में दौड़ेंगे हीट का डिसिपेशन तय बात है। तो हीट डिसिपेशन आप आई होप कि आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक कैपेसिटर नेटवर्क के ऊपर एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपको किरचॉफ्स लॉ को स्लाइटली डिफरेंट वे में यूज़ करना सिखाता हूँ। शायद कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है ऐसा यूज़ करने में, पर किसी किसी क्वेश्चन में आप कन्वीनियंट फील कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो सकते हैं अगर आप इस तरीके से अप्रोच करो। किरचॉफ्स लॉ इसेंशियली दो हैं। अभी तक जो हमने अप्रोच फॉलो की है, पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो सभी कैपेसिटर के ऊपर, अज्यूम करो जो अननोन्स हैं Q1, Q2, Q3 लिखते चलो। उसके बाद लूप इक्वेशंस फॉर्म करो, पोटेंशियल को लेके फिर इक्वेशन बनाओ, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करो Q1, Q2, Q3 को पता करने के लिए। हम उल्टे तरीके से भी किरचॉफ्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। पहले हम पोटेंशियल एज्यूम कर लें, चार्ज Q1, Q2, Q3 के बजाय अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल V1, V2, V3 एज्यूम कर लें, और V1, V2, V3 के टर्म्स में कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज लिखने की कोशिश करें।
और फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज़ करें कि आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज 0 होता है। देखो इस एग्जाम्पल से आप मेरी बात को समझ पाओगे, पर फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके आप बहुत परेशान हो जाओ। आपने जो पहले सीखा है ये वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ, नथिंग वेरी न्यू। इस सर्किट में सभी कैपेसिटर पे चार्ज पता करना है लेटर से। काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा अगर आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लो, बिकॉज इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस विच मैटर्स। किस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है वो इमटेरियल है। तो आपको कहीं कन्वीनियंट लगे तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूँ। ऐसा सोचो कि ये ग्राउंडेड है, ए का पोटेंशियल 0 मान लिया। अब विजुअल ऑब्जर्वेशन से अलग अलग पॉइंट्स को मैं पोटेंशियल असाइन करता हूं। जैसे चार्ज Q1, Q2, Q3 अननोन लिखते थे, वैसे ही पोटेंशियल को लिखना है, पर जहां समझ में आ जाए कि पोटेंशियल यही होगा वहां V1, V2, V3 क्यों लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर 0 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट डेफिनेटली 20 वोल्ट कम पे है, -20 पे है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ से यहाँ गए तो 20 वोल्ट पोटेंशियल कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने पे 20 वोल्ट पोटेंशियल कम हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस पॉइंट का, ये सब एक ही पॉइंट है, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल, इन सभी पॉइंट का नाम B रख देता हूँ, VB -20 वोल्ट। सिमिलरली अगर ये 0 है तो ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स का नाम C रख देता हूँ, C का पोटेंशियल 40 वोल्ट। यहाँ से 40 वोल्ट ज़्यादा, बैटरी का काम ही है इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ से 40 वोल्ट ज़्यादा रखो। तो इसको मैंने 0 एज्यूम किया इसलिए -20, इसको 0 एज्यूम किया इसलिए 40। पर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, ये पॉइंट D आंसर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं तब तक नहीं लिख सकता जब तक इस पे या इस पे चार्ज ना पता हो। यहाँ से आ जाएंगे तो कितने वोल्ट का ड्रॉप या गेन हुआ है तो पता नहीं है। यहाँ पे आके मैं एक अननोन एज्यूम करता हूँ कि लेट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट बी V। एक ही अननोन एज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है, V। पॉइंट D का पोटेंशियल V अननोन है, ठीक, V इज माई अननोन। अब V के टर्म्स में मैं सोचूंगा कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। देखिए कैसे सोच रहा हूं मैं। लेट अस से, जस्ट सोचने के लिए, गलत होगा तो साइन उल्टा होगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी जस्ट ऐसा सोचते हैं कि V जो है वो 40 वोल्ट से बड़ा है। एक मिनट ऐसा सोच लेते हैं। तो कैपेसिटर का ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V -40। एक मिनट सोचिए कि V हायर पोटेंशियल है, आप लोअर भी मान सकते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि V इज़ हायर देन 40, जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ। तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना V -40। इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड इंटू V -40 होगा ना। V -40 अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इंटू कैपेसिटेंस, यही इस पे चार्ज होगा। वी आर एज्यूमिंग V इज हायर देन 40, सो दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली इस कैपेसिटर के ऊपर V इज हायर देन -20, ऑफ कोर्स अगर V इज हायर देन 40 तो V इज हायर देन -20। So this is positive, this is negative. How much is the charge? Answer is capacitance 4 microfarad into V -20, V +20। ये V वोल्ट है और ये -20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V +20। जैसे 50 वोल्ट है और ये -20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 70। V +20, V -20, potential difference into capacitance 4 microfarad, that is charge on this capacitor. Remember, I am assuming this plate has higher potential, so it is positive plate, the other one is negative plate. Now come to this one, this is V and this is 0. Again this is at higher potential, this is at lower potential. That is how I am thinking. So charge on this capacitor will be, Q3 will be
what was the capacitance? 1 microfarad into V. Potential difference is V, capacitance is 1 microfarad. Now, for an isolated system, charge is conserved. This system of plates, these 3 plates form an isolated system. इन पर चार्ज आने जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है. आपस में चार्ज की शेयरिंग कर सकते हैं, पर बाहर से यहाँ चार्ज आ जाए या यहाँ से चार्ज बाहर चला जाए, इसका कोई आसार नहीं, कोई रास्ता नहीं. इन तीनों पे मिला के चार्ज 0 होना चाहिए. तो हमने जो एज्यूम किया है प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये मिल करके 0 होना चाहिए. अब ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रखिए. 2V माइनस 80, ये 2V माइनस 80, 4V प्लस 80, 4V प्लस 80 प्लस V इज इक्वल टू 0. सो 4, 2, 6, 7, 7V, something is wrong somewhere. I have committed some mistake somewhere. This is 0 volt, this is 40 volt, this is minus 20 volt. So this potential difference is V minus 40 into 2. This potential difference is V plus 20 into 4, and this is 1 into V, 1 microfarad into V. So 7V is 0, which means that V is 0. It means V is 0. V 0 मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ही नहीं है. दिस कैपेसिटर हैज नो चार्ज. अब मेरा डेटा ऐसा हो गया कि उस पर चार्ज 0 आ गया, पर इन जनरल ऐसा नहीं हो सकता था. ठीक है. द पॉइंट इज, once you know the value of V, you can write charge on all the capacitors using this. Presently V is 0, therefore Q3 is 0. Q3 is 0. What is value of Q2? It is 80 microcoulomb. What is value of Q1? It is minus 80 microcoulomb. Minus 80 microcoulomb, what does it mean? It means the polarity of plates that I have assumed is wrong. No, you need not solve the question again. Your solution is perfectly all right. This capacitor has no charge. This capacitor has charge, but this polarity is not correct. It should be minus here, it should be plus here. That is what Q1 minus 80 microcoulomb means. हमने इसको plus Q1 माना है, this is minus 80 microcoulomb. इसको minus Q1 माना है, so that is plus 80 microcoulomb. So it is 80 microcoulomb, और Q2 जो है ये plus ये minus 80 microcoulomb. There is no charge on this capacitor. So ठीक है, in this circuit there will be no charge on this capacitor. It is effectively behaving as 60 volt battery connected to 2 capacitors in series. So these two are having same charge. फैक्ट ये है, इसको आप 0 को लेके कंफ्यूज मत होइए. मैंने जरा बेवकूफ़ी कर दी डेटा लेने में, इसको 1 मिनट के लिए हटा दीजिए. अगर ये 2 कैपेसिटर सीरीज में होते और ये 60 वोल्ट का सेल ऐसे लगा होता, तो आप ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ये 40 वोल्ट ही आएगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, 20 वोल्ट ही आएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 2 कैपेसिटर सीरीज में होते, ये नहीं होता, एक 60 वोल्ट की बैटरी लगी होती, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट आएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आएगा. ये कैपेसिटेंस है आपका 2 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड, दोनों सीरीज में. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज
When the two capacitors are in series, the potential difference across them, it is inversely proportional to the capacitance. 60 वोल्ट में 4:2 के रेशियो में डिवाइड होना है, तो 40-20 होना था। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर सच में 60 वोल्ट की बैटरी होती, जो कि है, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप 40 वोल्ट, यहाँ से यहाँ ड्रॉप 20 वोल्ट होता। तो अभी जो सर्किट है उसमें 60 वोल्ट को आपने दो हिस्सों में बांट के रखा है, तो फैक्ट ये है ये 40 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, एज इफ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, और ये 20 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, जैसे कि ये कैपेसिटर डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड हो ऐसा। तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे थे और ये कैपेसिटर लगाने से उस पर कोई चार्ज नहीं आया। ये अब ऑब्वियस हो गया इसको देखने के बाद, एक इंटेलिजेंट आदमी शायद देख के गेस कर सकता था, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आई एम ट्राइंग टू इलस्ट्रेट यू हाउ टू यूज़ किरचॉफ्स लॉ इन ए डिफरेंट वे। व्हाट वी हैव डन, किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया। अब जहाँ जहाँ बैटरी है, जहाँ आप कंफर्टेबली गेस कर सकते हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इसका क्या होगा, वो सब लिख दो। बाकी जितने जंक्शन पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल V1, V2, V3 एज्यूम कर लो। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, एक ही V एज्यूम करना पड़ा। तो अब ये पॉइंट का पोटेंशियल V है, इसका 40 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पता है, V-40, इस पे चार्ज कितना होगा ये समझ लिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इस पे चार्ज कितना होगा समझ लिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इस पे चार्ज कितना होगा लिख लिया। बट इन तीनों प्लेट पे चार्ज का सम 0 होना चाहिए। ऐसा करने से हमें इक्वेशन मिला जो बता रहा है कि V0 है। V0 है, इससे हमें समझ में आया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, इन दोनों पे चार्ज है जो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं और इसके साथ कैपेसिटर्स पे डिस्कशन हम बंद करेंगे। कुछ और एडवांस चीज़ें हैं बताने को, पर वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जेईई या नीट के एग्ज़ाम में कभी पूछी जाएंगी, पर ठीक है, बुक्स में यहाँ वहाँ आपको मिलती हैं और आप परेशान होते हैं। तो वैसे कुछ क्वेश्चन जब हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में तब डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन के लिए इतना काफ़ी है और जो असाइनमेंट आपको मिले उसको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई शुरू करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब पिछले साल ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी या उसके पिछले साल, तो मुझे याद आता है कि स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद करीब 20 जून के आसपास खुलते थे। तो 20 जून के आसपास मैंने चेक किया पिछले साल की डायरी अपने एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में, तो मैं कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में था, चैप्टर के बीच में था। उसके पिछले साल भी मैं उसी पोजीशन में था। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा सिलेबस काफ़ी धीमे है या पीछे है, नहीं है। ये इनफैक्ट अगले चैप्टर तक, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, चैप्टर्स काफ़ी लेंदी हैं और इनको पढ़ाने में थोड़ा समय लगता ही है। इसके बाद जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होता है तो मैग्नेटिज्म का पोर्शन काफ़ी फास्ट होता है, उसमें टाइम कम लगता है, ऐसा मैंने देखा है। तो हमारा सिलेबस कहीं से भी पीछे नहीं है। अगर आपके मन में कहीं से भी ये है कि कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई स्लो हो गई है, तो मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। आपकी पढ़ाई ठीक पेस पे चल रही है। बहुत स्लो होगी तो 2-4-5%, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप मन लगा कर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई करेंगे। थैंक्स अ लॉट।